क्योंकि पहली इकाई ग्रामर की जो है वो वर्ण विचार है। सुरेश जी नमस्कार। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाषा के लिए व्याकरण क्यों। हालांकि हर शास्त्र के लिए व्याकरण होता है, चाहे कोई सा भी शास्त्र हो उसके लिए व्याकरण होता है। व्याकरण का मतलब है भली तरह से, बहुत अच्छी तरह से किसी चीज को समझना, बिल्कुल डीप में जाकर किसी चीज का तोड़ निकालना, उसको समझना, उसका ज्ञान ग्रहण करना, ये व्याकरण कहलाता है। वी धन आकरण, वी जहां भी लगता है उसका मतलब है विशेष प्रकार से। वी उपसर्ग का अर्थ है विशेष। वी आ और करण से व्याकरण बना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना व्याकरण कहलाता है। और जो लोग व्याकरण लिखते हैं उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है, आपको पहले भी बताया है। जो लोग व्याकरण लिखते हैं, है ना, व्याकरण पढ़ाने वाले के लिए आप कह सकते हैं व्याकरणाचार्य, ठीक है, व्याकरण शिक्षक कह सकते हैं। लेकिन जो लोग व्याकरण लिखते हैं वो कहलाते हैं वैयाकरण। ये बात पहले हम लोग कर चुके। शाब्दिक अर्थ हो गया विश्लेषण करना, किसी चीज को भली प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से समझाना। भाषा का विश्लेषण करती है, भाषा के अंगों का विश्लेषण करती है। और भाषा के कितने अंग हैं? मुख्य रूप से भाषा के 3 अंग हैं। उनको हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी भाषा जो होती है क्यों अस्तित्व में आती है? एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाए और दूसरे की बात को समझे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कहलाता है इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन या संप्रेषण। भाषा इसीलिए अस्तित्व में आई, संप्रेषण करने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने और जानने के लिए। और संप्रेषण करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता पड़ी वो अपने अलग अलग रूपों में सामने आती। शुरुआत में जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ तब मौखिक भाषा थी या सांकेतिक भाषा थी, और जब लिपि का आविष्कार हो गया तो इसका अगला स्टेप आया लिखित भाषा। क्लियर? यानी कि भाषा के ये 3 रूप है, ये अंग नहीं, ये भाषा के 3 रूप है। या तो भाषा मौखिक रूप में होगी, मौखिक मतलब आपस में बोलचाल कर, या सांकेतिक रूप में होगी जैसे आदि मानव किया करता था, संकेतों से समझाया करता था जब उसके पास किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई शब्द नहीं था। ऐसी स्थिति में वो क्या करता था, संकेतों के माध्यम से समझाता था, या संकेतों के माध्यम से जो है धीरे धीरे चित्र इत्यादि बनाने लगा। अब जब चित्र बनाने लगा तो सांकेतिक भाषा की एक लिपि तैयार होने लगी। उस लिपि को बोला जाता था चित्रलिपि, जो आपने गुफाओं में, कंदराओं पर, उनकी दीवारों पर आपने देखी होगी। प्रागैतिहासिक काल या उससे पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था, इस भाषा और इस लिपि का। उसके बाद जब उसको समझ में आया कि हम किसी विचार को एक चिन्ह के द्वारा समझा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में, तब जो है लिपि का एक स्थायीकरण शुरू होता है। जब तब एक लिपि में जो है नया प्रयोग शुरू होता है, और धीरे धीरे भाषा जो है वो अपने लिखित रूप में आती है। सबसे प्राचीन जो मौखिक भाषा थी, बोल करके विचारों को प्रकट करना, सुन करके विचारों को ग्रहण करना, उसके लिए जिस चीज की जरूरत थी वो थी ध्वनि। इन तीनों रूपों के लिए व्याकरण में जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है ध्वनि। क्लियर? ये सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई व्याकरण की क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। लेकिन ऑप्शन में ध्वनि हो ही ना तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम सर। स्वर्णिम लिखेंगे। ध्वनि स्वनि में एक ही चीज है। मान लो ध्वनि ऑप्शन में ही ना हो, स्वन का मतलब ही ध्वनि होता है, तो ऑप्शन में एक वर्ड रहेगा वर्ड।
ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन एक और आपसे कि वर्ण और ध्वनि में फिर अंतर क्या है? सर ध्वनि उच्चरित सूक्ष्मतम इकाई है और वर्ण लिखित सूक्ष्मतम इकाई है। बिल्कुल। जब हम लिखते हैं किसी ध्वनि को, जो बोली गई कोई भी आवाज है, उस आवाज को जब हम लिखित रूप देते हैं, उस आवाज को हम जब शरीर देते हैं, जैसे मैंने बोला तो ये मैंने बोला है, ध्वनि जो आपने सुनी है वो पन है, वो ध्वनि है जो आपने सुनी है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक आकार दिया, इसको एक शरीर दिया कि ये इस प्रकार का दिखाई देता है, अब ये इसका लिखित रूप हो गया। फिर ये वर्ण हो गया। तो अगर पूछे कि लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई, तब वर्ण। मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई, तब ध्वनि। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी और उसमें ध्वनि हो ऑप्शन में, तो ध्वनि। करेक्ट। इंसान ने ध्वनियों को अपने हिसाब से, कुछ वैज्ञानिक तरीके से, कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उनको एक आकार दिया, और ये आकार जो है वो कहलाया अक्षर, जिनको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को जोड़ तोड़कर हमने क्या बनाए? शब्द बनाए। और इन शब्दों से हम क्या करते हैं? अपनी अभिव्यक्ति के लिए वाक्य बनाते हैं। और इन वाक्यों से एक बनता है पैराग्राफ, एक पूरा का पूरा पदबंध बनता है, और उसके द्वारा हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से भली भांति समझा सकते हैं, सामने वाले तक प्रेषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है व्याकरण की पूरी व्यवस्था रहती है। और जो संप्रेषण में सहायक बनती है। अच्छा, एक और चीज, जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, वहां एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है जो कि बहुत आसान है। संप्रेषण की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? ध्यान रखना, मैंने बोला, आपने सुना, आपने उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया, आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई फीडबैक नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, संप्रेषण पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, अपूर्ण है। तो कब पूरा होता है? जब मैंने बोला, आपने सुना, उसका अर्थ ग्रहण किया, और आपने मुझे प्रत्युत्तर या फीडबैक या आपकी तरफ से जो भी उत्तर होना चाहिए, वो जब तक मुझे नहीं मिलता है, ये उत्तर संकेत रूप में भी हो सकता है, ये उत्तर बोलकर भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने कुछ समझाया, आपने सिर हिलाया, मान लो फिजिकली क्लास चल रही है और कुछ समझाया टीचर ने और बच्चों ने सिर हिला दिया कि ओके, समझ में आ गया, ये भी संप्रेषण को पूरा करता है। लेकिन बच्चों ने न सिर हिलाया, न कोई मौखिक अभिव्यक्ति की, न कोई सांकेतिक अभिव्यक्ति की, इसका मतलब या तो बच्चों को समझ में नहीं आई बात, या समझ में आई है तो वो जो है उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे। तो संप्रेषण के पूरा करने में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। इन पूरी बातों को ध्यान में रखा जाए तो व्याकरण जो है तीन भागों में, या कहें कि तीन विभागों में विभक्त है, तीन भागों में बटी हुई। सबसे पहले, सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि को हम जो है लिखित रूप जब देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। ठीक है। और ये पूरी की पूरी व्यवस्था, वर्णों की व्यवस्था जो है वो वर्ण विचार कहलाती है। ये वर्ण विचार विभाग है। वर्णों से हम क्या बनाते हैं? शब्द। इनकी भी एक आंतरिक व्यवस्था है, इसके भी अलग अलग विभाजन है। तो जब शब्दों के बारे में पढ़ा जाता है, अर्थ के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, शब्दों के प्रकार, शब्दों का किस तरीके से जो है अस्तित्व आया है, इन सब चीजों को जो विभाग अध्ययन करता है, जो बताता है, वो है शब्द विचार विभाग। और तीसरा है वाक्य विचार। इस तरह से व्याकरण के तीन भाग या तीन विभाग है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण सिमट जाती है। हम सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटी इकाई, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है।
इनके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ध्वनि का लिखित रूप है, ये भी ध्यान रखना, इसको भी दिमाग में रखना। ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो क के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, कैसे संभव है? ध्यान रखना, जब हम वर्णों का विभाजन करते हैं तो दो प्रकार के वर्ण हमारे सामने, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण हैं जिनको आप बिना किसी बाह्य सहायता के, अतिरिक्त सहायता के, किसी और वर्ण की सहायता लिए बिना बोल सकते। लेकिन व्यंजनों के संदर्भ में ये बात है, आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन में। क्लियर? तो क वर्ण कब है? यहां तक। अब इसके साथ में कौन जुड़ गया? एक स्वर जुड़ा है, तब जाकर के ये बना है। क्लियर? सबसे छोटी इकाई ये बन गई, क्योंकि ये वर्ण के अंतर्गत व्यंजन में आ गए। इसके साथ में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके साथ में हमें स्वर जोड़ना पड़ता है, और जब हम स्वर जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके टुकड़े हो गए। क्लियर? तो क जब हम बोलते हैं, जब हम क का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और स्वर जो है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी भी वर्ण की, अतिरिक्त वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये जो वर्णों का समुच्चय है, वर्णों का जो समूह है, इसको वैज्ञानिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। क्रमबद्ध करने का ये तरीका, या इनका जो ये क्रम है, जो निश्चित करता है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये वर्णमाला कहलाता है। ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका। माला और एक होता है हार। हार और माला में क्या अंतर है? माला किसे कहेंगे, हार किसे कहेंगे? सर क्रमबद्ध तरीके से जो एक पूर्ण आवृत्ति बनती है हम्म, वो तो माला कहलाती है। ठीक। और उस माला को जिससे बांधा जाता है, यानी कि कोई धागे से या किसी इंटरनल पार्ट से जो हम्म, उनको संयुक्त रूप से जोड़े रखता है, वो हार होता है। थोड़ा और क्लियर। आपने कभी गौर किया है हार और माला प्रैक्टिकल लाइफ में? सर हार छोटा होता है, माला लंबी होती है। और देखिए, सिंपल सा है। माला जो होती है ना, उसमें आपने, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, फूल से बना हुआ हार, फूल से बनी हुई माला। माला में जो है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। में गेंदा भी होगा, चंपा चमेली भी होगी, गुलाब का फूल भी होगा, उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक क्रम है इसमें, है ना? जैसे त्रिवेश सर ने बताया, एक सीक्वेंस रहता है कि 5 गेंदे के फूल के बाद में एक आपका जो है गुलाब का फूल रखा। 2 तरीके के फूल इस्तेमाल हो गए, या 3 तरीके के, या 4 तरीके के, अलग अलग तरीके के फूलों का इस्तेमाल माला में एक सीक्वेंस में किया जाता है। हार में क्या होता है? एक ही तरीके के फूल होंगे। जैसे गेंदे की माला नहीं होगी, गेंदे का हार होगा। गेंदे और गुलाब की माला होगी, हार नहीं होगा। बात समझ में आई? मोतियों का हार, मोती और सीपियों की माला, अंतर स्पष्ट हुआ? माला में और कई चीजों की वैरायटी शामिल हो सकती है, जैसे 4 तरीके के, 3 तरीके के फूल मिला करके एक सीक्वेंस में रखा है, माला बना दी।
हार में क्या है, एक ही तरीके के फूल होंगे। गुलाब के फूल तो गुलाब के फूलों का एक हार बनेगा, गेंदे के फूलों का एक हार बनेगा। अंतर समझ में आया? जी सर। वर्णमाला में भी क्या है, अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तालु से उच्चारित किए जाते हैं, तालु की सहायता ली जाती है, प्राणवायु तालु पर जाकर टकराती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकृति के वर्णों को एक समुच्चय में, एक क्रम में रखा जाता है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है, वो वर्णमाला कहलाती है। चित्रहार, एक ही तरीके के गाने बजाए जाते, एक ही कलाकार के गाने बजाए जाते। चित्रमाला, तरह तरह के गाने बजाए जाते हैं, 3 पुराने गानों के बाद एक नया गाना, फिर 3 पुरानों के गाने के बाद एक नया गाना, ये चित्रमाला हुआ करती जो क ख ग घ होते हैं, ये जो वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं, है। ये स्वर रहित होते हैं जो हम लिखते हैं। जैसे अभी क हलंत वाला क लिखा हमने। ये स्वर रहित। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो वर्णमाला के ये जो व्यंजन होते हैं नीचे की साइड जो लिखे रहते हैं, नहीं होते। ये हलंत स्वरूप होते हैं सभी, या स्वर सहित होते हैं? अगर आप इन्हें व्यंजन कहेंगे तब ये व्यंजन है, ठीक है, क्लियर? क्योंकि हम क्या कहते हैं, परिभाषा क्या कहती है, व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जब सहायता है और हम उस वर्णमाला को लिख रहे हैं, तब हम इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमने स्वर को जोड़ दिया है। क्लियर? जब आप व्यंजन लिखेंगे, सिर्फ व्यंजन, कहीं भी लिख रहे हैं, मान लो समझा रहे हैं, समझाते वक्त लिख रहे हैं, तो उस समय आप व्यंजन लिखते समय इस तरीके से लिखेंगे, हलंत लगाकर। अर्थात हमें अगर कहा जाए कि वर्णमाला लिखो, तो हम उस समय हलंत वाले सभी वर्णों का प्रयोग करेंगे। ना, अगर अ से ज तक वर्णमाला लिखने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे, बिना हलंत वाले। क्यों लिखेंगे? रीजन ये है कि हमने परिभाषा में क्या कहा है, व्यंजनों को लिखते समय या बोलते समय हम स्वरों की सहायता लेते, बिना उसके वो संभव नहीं। बात समझ में आई? हमने जब वर्गीकरण किया वर्णों का, तो 2 रूपों में इसी वजह से किया है, एक जो स्वतंत्र है, एक जो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? स्वर है। इनके लिए हमें कोई दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक है जो स्वतंत्र नहीं है, उनके उच्चारण के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं, क्योंकि उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों के पास जाना पड़ता है, उनकी सहायता लेनी पड़ती है, तभी वो लिखे जा सकते हैं, तभी वो हमारे शब्द बनाने में सहायक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्लियर? ये वर्णमाला है, अ आ इ ई उ यहां से शुरू होके और चत्रज्ञ तक, चत्रज्ञ स्र। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? बड़ा पेचीदा सवाल है। कुल वर्ण कितने हैं? ध्यान रखना, एक ही उत्तर है इसका, 52। कुल 52 है। इसके बारे में पहले भी हमारे बीच बातचीत हुई है। एक वर्ण विचार का जो पुराना वीडियो था वो आपने देखा होगा, वहां बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझाया हुआ था। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, कुल कितने, मूल कितने, और संयुक्त को जोड़ करके कितने, ये सब कुछ हमने बताया था। अगर पूछे मूल कितने हैं, तब आप क्या उत्तर देंगे? 48 44 44। 11 स्वर 33 व्यंजन। 11 स्वर है और 33 व्यंजन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल कितने, मूल कितने। कई बार ऐसे पूछा जाता है, एक बार है ना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त व्यंजनों को मूल वर्ण के साथ में अगर जोड़ा जाए तो कुल संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया था, बस क्या करना था, 44 के साथ 4
जोड़ना था। कितने हो गए? 48। सर जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है और डीएसएसबी का है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस। मतलब डीएसएसबी का एरिया वाइड है? आरपीएससी का ही है ज्यादा नहीं। अच्छा वो बहुत ज्यादा डीप से चुन चुन के क्वेश्चन पूछती है, एसएसबी ऐसा नहीं करती। सर, जैसे हमने उत्कर्ष क्लासेस पढ़ चुके हैं हम बहुत पहले, 1 डेढ़ साल पहले, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी उस टाइम, तो क्या वो काम आएगी यहाँ पे? वो आपका, क्योंकि वो आपने डीपली जब पढ़ा है तो आप ऊपरी तौर पर बड़े आसानी के साथ में क्वेश्चन को सही है ना? डील कर सकते। हाँ जी। डीएसएसबी की तैयारी, सिर्फ डीएसएसबी की तैयारी और उसी माइंडसेट के साथ कि यहाँ डीप नहीं पूछा जाता है, फिर आप फर्स्ट ग्रेड में बैठते हैं तब वो आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि वहां बेसिक चीजों को छोड़ दिया जाता है और एग्जामिनर का माइंडसेट ऐसा है कि वो डीप में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। डीएसएसबी ऐसा नहीं करती है, वो बेसिक चीजों को पूछती है, क्योंकि उन्हें, उनके दिमाग में ये क्लियर है कि उन्हें 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ऐसा टीचर चाहिए। आरपीएससी वाले पता नहीं क्या सोच के आते हैं, क्या माइंडसेट से पेपर तैयार करते, वो ज्यादा डीप घुस जाते हैं और इसी वजह से ज्यादा क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं। 27 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में डिलीट हुए सब्जेक्ट के। इमेजिन करो 27 क्वेश्चन डिलीट हुए, जिसने अच्छी तैयारी की, डीप तैयारी की है, उसका क्या रहा फिर। जो वर्णमाला है, इसमें वर्णों के भेद किए गए हैं। वो आधार वही है, स्वतंत्रता वाला, स्वतंत्र रूप से जिनको बोला पढ़ा जा सके वे, और जो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात दो रूपों में हो गए, स्वर और व्यंजन। ये वर्ण के भेद है। स्वर क्या है? स्वर पहली चीज तो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? उनका उच्चारण करने के लिए या उनको लिखने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये ये मूल ही है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राण वायु मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। टकराती जरूर है कहीं ना कहीं, इसलिए जब वर्गीकरण हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, स्वर और व्यंजन का, यानी कि वर्णों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, तो प्राणवायु का आधार लेकर चलता है, उसमें आप देखेंगे तो अलग अलग जगह जो है स्वर टकराएंगे, स्वर भी अलग अलग जगह से टकरा करके बाहर आते हैं, लेकिन इस टकराहट में उन्हें किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, इसलिए ये पहली श्रेणी में आते हैं। कुल हिंदी में 11 स्वर होते हैं, कुल 11 स्वर है, ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं पहली दूसरी क्लास में, पहले हमें यही सिखाया जाता है, अ से अनार, आ से हम, तो औ के बाद में अंग और अह, ये भी तो पढ़ाए जाते हैं, यहीं पे पढ़ाए जाते हैं, बाद में नहीं पढ़ाए जाते। ये कहाँ गए? ये स्वरों के साथ क्यों नहीं आए? एक्चुअली इनको वर्णमाला में शामिल किया गया है, लेकिन स्वर नहीं है ये। जब स्वर नहीं है तो ये क्या है? ये है अयोग वाह। क्या है? अयोग वाह ध्वनियां हैं। इन दो के अतिरिक्त एक और अयोग वाह ध्वनि है, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ये 3 अयोग वाह ध्वनियां हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा के लिए करते हैं। अयोग वाह कहें या अनुनासिक कहें? अयोग वाह अनुनासिक क्या है सर? इसका एक रूप है, तो भी हम आगे चल के अयोग वाह को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ध्यान में ये रखना है, 11 स्वरों में अंग अह को स्थान नहीं दिया गया है, पर री है, री को स्थान दिया गया है। क्लियर? अब एक और चीज,
क्योंकि हिंदी संस्कृत से आती है। हमने ये पढ़ा, भाषा का इतिहास जब हम पढ़ रहे थे तब ये हमने पढ़ा था कि संस्कृत इसकी जननी भाषा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो जो मूल भाषा थी संस्कृत, मूल भाषा में 11 की बजाय 13 स्वर थे। मूल भाषा में कितने स्वर थे? 13। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। तो दो कौन से जुड़े? एक बड़ा री और एक री। ये दोनों संस्कृत से मूल भाषा में थे, जो हिंदी में प्रयोग नहीं होने के कारण वर्णमाला में स्थान नहीं बनाते। क्लियर? हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर। इन स्वरों को भी अलग अलग विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लघु। ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। ध्वनियों का मूल ये ह्रस्व स्वर ही है। जितनी भी ध्वनियां बनती है किसी भी प्रकार की, उन ध्वनियों के मूल में ये 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से ये 4 स्वर जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं? आपको दीर्घ स्वर रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये 4 जिन पे मैंने मार्क किया है, अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व है, लघु स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी बचे वो दीर्घ है। लेकिन एक और चीज है, सेकंड ग्रेड आरपीएससी का क्वेश्चन था, ए, आई, ओ, औ किस प्रकार के स्वर है? उसमें ऑप्शन दीर्घ स्वर भी था, लेकिन दीर्घ स्वर को करेक्ट नहीं माना गया, क्योंकि उससे भी नजदीक का उत्तर था संयुक्त स्वर। ऑप्शन में दीर्घ स्वर भी था, संयुक्त स्वर भी था। दीर्घ स्वर से भी नजदीक का आंसर कौन सा हो गया? संयुक्त स्वर। कि जितने भी दीर्घ स्वर है ये सब कैसे बनते हैं? इन मूल स्वर यानी कि ह्रस्व स्वरों के संधि से बनते हैं। जैसे आ दीर्घ स्वर है ना, क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट इसमें गोले में नहीं लिखा। आ किससे बन गया? अ और अ से बन गया। दो स्वरों की संधि हुई और क्या बना? आ बन गया। इसी प्रकार से बाकी वाले, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री भी था संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त है, क्योंकि ये मूल और दीर्घ के संयोग से बनाए जाते हैं। ए, आई, ओ, औ। आपको जो पीडीएफ दिया गया था उसमें इनका पूरा वर्गीकरण लिखा हुआ है, किससे क्या और कौन सा संयुक्त स्वर बना है। विश्व स्वर कितने हुए? 4। और यही मूल स्वर है। ठीक है, मूल स्वर के अलावा इनको एक और नाम दिया जाता है, जो बहुत कम किताबों में, किसी रेयर किताब में जो नाम है वो लिखा हुआ मिलता है, एक मात्रिक स्वर। क्या बोला जाता है? एक मात्रिक स्वर, क्योंकि मात्रा के आधार पर ही तय किया गया है, ये छोटा है ये बड़ा है। जिसमें एक मात्रा का इस्तेमाल होता है वो होता है एक मात्रिक स्वर। और ये स्वर कितने हैं? 4। इनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है, लघु स्वर बोला जाता है या मूल स्वर बोला जाता है। और इसके अलावा जो भी बचे हुए हैं 7 दीर्घ स्वर हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ए, आई, ओ, औ क्या है? संयुक्त। यहां तक क्लियर? संस्कृत की परंपरा के कारण अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन कुछ शब्द जब हम लिखते हैं तब इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो तीसरा प्रकार है स्वर का, तो एक तरीके से विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे।
इसको बोला जाता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में 2 से अधिक, मतलब क्या हो गया, 3+ मात्राओं का समय लगता है। इस चीज को भी दिमाग में रखना। 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय निम्न में से किस स्वर में प्रयोग, किस शब्द में प्रयोग हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें एक ऑप्शन में प्लुत स्वर का इस्तेमाल किया गया हो। प्लुत स्वर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ओम, ये लिखा ओम का एक दूसरा लिखित रूप है ये जो बीच में इस्तेमाल किया गया है, ये प्लुत स्वर है। इसका मतलब क्या हो गया, इस ध्वनि को 3 मात्रा के बराबर खींचना है। जब हम उच्चारण करें तो 3 मात्रा के बराबर समय देना है। अ, आ, ई, उ। अंतर समझ रहे हैं? जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वरों को कम समय और दीर्घ स्वरों को थोड़ा सा ज्यादा समय, उससे भी ज्यादा समय दिया जाता है प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय। जैसे कई बार हम किसी को आवाज लगाते हैं और बीच वाला कोई स्वर जो है उसको खींचते हैं, लंबा खींचते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ, बीच में जो मैंने ये 3, 4, 5 मात्राएं इस्तेमाल की गई है, ये प्लुत स्वर में बदल जाएगा। 3 या 3 से ज्यादा मात्राओं का समय जब किसी स्वर के उच्चारण में लगाया जाता है तो प्लुत स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या ये कहें कि सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व कहा जाता है। ह्रस्व मतलब छोटा। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इन्हीं को मूल कहा जाता है, मूल स्वर। इन्हीं को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है ना। ये 2 मात्रिक है, यानी कि द्विमात्रिक स्वर है। ये 7 होते हैं कुल, और इन 4 को आप संयुक्त में गिनना। प्लुत स्वर का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 या 3 से ज्यादा गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा गया है। जैसे ओम का उच्चारण है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं तब बीच में जो स्वर है उसको थोड़ा सा ज्यादा समय देते हैं उच्चारण में, तो हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे भी लिखा जाता है, वैसे भी लिखा जाता है। हिंदी वाला जो 3 है, देवनागरी का 3, वैसे भी को मार्क किया जाता है। सर एक क्वेश्चन था, हम्म। जो थर्ड है प्लूत स्वर, ये ज्यादातर जो नाटक के डायलॉग जैसे लिखे जाते हैं तो उसमें क्या प्रयोग होते हैं ज्यादा? उच्चारण में काम में लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कैरेक्टर को आवाज दे रहा कोई कैरेक्टर मंच पर, हम्म। तो वो कई बार जो है लंबा तान खींचता है, तो उस समय बोलने में भी और लिखने में भी इसका इस्तेमाल। अच्छा। जैसे मान लो आवाज दी राधा, एक तो मैंने सिंपली बोला राधा, और एक मैंने बोला राधा, अब मैंने प्लुत स्वर का इस्तेमाल किया। प्लुत स्वर है कुछ नहीं, दीर्घ स्वर की अपेक्षा इसी स्वर को जब हम उच्चारण करते समय ज्यादा समय देते हैं, दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय देते हैं, वो कितना भी ज्यादा हो सकता है, वहां पर तो हम प्लुत स्वर स्वर। की भेद पर जब क्वेश्चन आएगा कि कितने हैं, तो 3 ही टिक करना है हमेशा कि 3 होते हैं इसके भेद, बिल्कुल, स्वर के भेद। ह्रस्व, ठीक है दीर्घ सर। और प्लुत स्वर। ठीक है सर। अब है दूसरा प्रकार वर्णों का, जो है व्यंजन। व्यंजन क्या है? पहली चीज तो ये स्वतंत्र नहीं होते, इनका उच्चारण जब हमें करना होता है तो स्वरों की सहायता आवश्यक हो जाती है। क्योंकि अगर हम व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से बोलते हैं तो वही बात हो जाती है, जो लघु स्वर है उतना ही समय देना है हमें, और उतने समय में वो न तो लिखे जाएंगे, न ठीक ढंग से बोले जाएंगे।
ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब हम वर्णमाला लिखते हैं, जैसे त्रिवेशी का क्वेश्चन था कि जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम व्यंजन को लिखते हैं? नहीं, हम स्वर और व्यंजन मिला करके लिखते हैं। क्योंकि परिभाषा क्या कहती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में या लेखन में स्वरों की सहायता ली जाए वो व्यंजन कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे स्वर कोई विशेष स्थान को टकराते हैं, व्यंजन भी किसी विशेष स्थान को टकराते हैं, और इसी आधार पर इनका क्रम निश्चित किया गया है। हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम है, ऐसे नहीं उठपटांग जो भी मन में आया उसको पहले रख दिया, जो भी मन में आया उसको बाद में रख दिया। नहीं, हमारा जो ये गला जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली इसको कंठ कहा जाना चाहिए। हमारा जो ये वोकल सिस्टम है, इस वोकल सिस्टम में शुरुआत से लेकर के अंतिम होठ तक, कंठ से लेकर के होठ तक, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस वोकल पार्ट के स्टार्ट से लेकर के एंड तक हमने क्या किया है, वर्णमाला का सीक्वेंस तय किया है, तो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मूल स्वरों की संख्या 4 है, ठीक है, और कुल स्वरों की संख्या 11 है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। कुल सारे के सारे मिला करके वर्ण जो है वो बनते हैं 52, स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर। अब इसमें वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसमें लगभग आपके आ जाते हैं, सारे के सारे नहीं, लगभग। लेकिन ये ध्यान रखना, जो आपके मूल व्यंजन है वो इन्हीं 3 हिस्सों में पूरे हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। 27। है? नहीं 25। 75। हाँ, और इनका एक दूसरा नाम भी है, स्पर्श व्यंजनों का दूसरा नाम भी है, वही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये एक वर्गाकार सीक्वेंस में है, इसलिए क्या बोले जाते हैं? वर्गीय व्यंजन। कैसे वर्गाकार में? 5 इस तरफ और 5 ही इस तरफ, 5 5 5 बाई 5 का क्या बनाते हैं? ये एक वर्ग बनाते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 इधर वर्ण होंगे, 5 इधर वर्ण होंगे, इस प्रकार 5 बाई 5 का एक वर्ग बनाते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, कहां से कहां तक? क से लेकर के म तक। और इन वर्गीय व्यंजनों के पहले अक्षर जो है वो प्रतिनिधि होते हैं। जैसे क वर्ग, अपने वर्ग के प्रतिनिधि। क वर्ग में क ख ग घ ग। च वर्ग में बाकी के सारे 4 और प्लस च, तो क च ट त और प, यहां से लेकर के म तक, ये एक 5 बाई 5 के व्यंजनों का एक वर्ग बनाते हैं, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। उत्क्षिप्त अलग से होंगे, ठीक है, इनमें ऐड मत कर लेना। शायद आपने 27 इसी वजह से बोला, 25 + 2 उत्क्षिप्त जोड़ दिया आपने, ड और ढ, वो आपको नहीं जोड़ने हैं इसके साथ, वो अलग से, तभी काउंटिंग 52 तक पहुंचेगी, अन्यथा नहीं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। 4। अलग। हाँ, और ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 4। कौन कौन से? च श स कितने हो गए? 25 + 4 33 हो गए सर, ये 25 4 29 4 33। यानी कि आपके जो मूल व्यंजन है वो इन 3 वर्गों में ही है। क्लियर? संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं? 4। श, क, य और श्र।
ये 4 संयुक्त व्यंजन। क्लियर? अलावा उत्क्षिप्त है और अयोगवाद ध्वनियां, ये सब वर्णमाला का हिस्सा है। देखिए स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम मैंने अभी बताया था, ये क्या है? वर्गीय व्यंजन है, एक वर्ग बनाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर आती है, प्राणवायु, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। प्राणवायु जो है कहीं ना कहीं इस मुख विवर के या इस वोकल इंस्ट्रूमेंट के कहीं ना कहीं टच करती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन है। एक स्थान को टच करती है और इनकी संख्या है 25 क से म तक। इनको 5 अलग अलग वर्गों में या 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ध्यान रखना, क वर्ग का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण क्या है? इसका उच्चारण है ng, और इसमें बिंदी लगती है यहां। यहां जो बिंदी लगती है ये क वर्ग का 5वां वर्ण नहीं है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्लियर? तो एक और दूसरा नाम भी बोलते हैं, एक उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ, एक है ताड़नजात। क्या बोला जाता है? ताड़नजात। ढ और ढ दोनों जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उनका एक दूसरा नाम है ताड़नजात व्यंजन। तो क से म तक का ये जो सीक्वेंस है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, 5 वर्गों में बंटे हुए होते हैं और एक वर्ग एक स्पर्श स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले, क्योंकि हमारे वोकल इंस्ट्रूमेंट में कंठ का स्थान आता है, शुरुआत कंठ से होती है किसी भी ध्वनि की, सबसे पहले इसी वजह से क वर्ग को रखा गया है। सर अंग को आप उत्क्षिप्त भी बोल रहे हो और ये वर्गीय में भी है? अंग नहीं बोल रहा हूँ, ये ड है। अच्छा, ड। ये ड, ये वाला क्या है? ड। ये ड है और ये वाला ड है। मैं भी बस अभी आप पहुंच रहा हूं, मैं अंतर बताता हूँ आपको, ठीक है? बिंदी कहाँ लग रही है, ध्यान रखना है। क वर्ग के पंचम अक्षर में बिंदी लग रही है यहां, ठीक है? और उत्क्षिप्त के ड़ में बिंदी लग रही है यहां, पाद स्थान पर, पैरों में बिंदी लग रही है, और इसके उदर स्थान में बिंदी लग रही है। पेट जिस तरीके से है, पेट की जो आकृति है वहां बिंदी लगती है। ये है क वर्ग का 5वां अक्षर और इसका उच्चारण है ng। छोटी स्कूलों में यही ड़ बताया जाता था, क ख ग घ ड़, जबकि ऐसा नहीं है, ड़ उत्क्षिप्त में है और इसी वजह से बच्चे लिखते भी गलत। हम मैक्सिमम लोग जो है 5वां वर्ण इस तरह से लिखते हैं जो कि उत्क्षिप्त है। तो क कंठ से प्राणवायु स्पर्श करती है, इसलिए सबसे पहले इन वर्णों को रखा गया है, इन व्यंजनों को रखा गया, ठीक है? इसलिए ये क्या है? कंठ से निकलने के कारण कंठी। क वर्ग क्या हो गया? कंठी, ये कंठे व्यंजन है। फिर कंठ के बाद आता है नंबर इसका, तालु का। च वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु तालु को टकराती, च छ ज झ ञ, इसलिए च वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालु और ये कहलाते हैं तालव्य, ये सब लोग जानते हैं। फिर आता है ट वर्ग का नंबर। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, तालु से थोड़ा सा आगे का हिस्सा, थोड़ा सा आगे, वो क्या कहलाता है? मूर्धा। इस वजह से ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य, मूर्धा का इस्तेमाल होता है। प्राणवायु मूर्धा को टच करती है, स्पर्श करती है, वजह से मूर्धन्य व्यंजन हो गए पूरा ट वर्ग।
ध्यान रखना, ड और ढ, ड और ढ जो ट वर्ग के हैं उनमें बिंदी नहीं लगती है नीचे। ट और ढ जो जनरली हम उनको ड ढ बोलते हैं, ये उत्क्षिप्त हैं, उनके नीचे बिंदी लगती है। अंतर क्या है दोनों में? एक तो फिजिकली जब हम देखते हैं तो एक में बिंदी होती है और जिनमें बिंदी नहीं होती है वो ट वर्ग के व्यंजन है। दूसरा अंतर सबसे बड़ा, उत्क्षिप्त व्यंजनों से या ताड़नजात व्यंजनों से जिनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है ड और ढ के, उनसे किसी भी प्रकार के शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इस वर्ण से और इस वर्ण से किसी भी प्रकार के शब्द की शुरुआत नहीं होगी। अगर शुद्ध अशुद्ध में बिंदी लगी हुई हो और पूछ लिया जाए कि निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, तो वही शब्द अशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजनों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। ये व्याकरण का नियम है। कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा है? कोई भी शब्द। डमरू सर। डमरू को हम लिखते कैसे हैं? ये वाला आएगा, हाँ उसमें वो नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। शुद्ध है, ये शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये डमरू उच्चारण है और ये क्या हो गया? डमरू। जैसे ढोलक, ये शुद्ध है। अगर इसके नीचे बिंदी लगा दी तो ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये फिर बन जाएगा ढोलक, फिर ढोलक नहीं रहेगा। जबकि सही शब्द क्या है? ढोलक, ढोल, ढोल नहीं बल्कि ढोल। फिर बिंदी लगे हुए ड ढ, सिंपली याद करने के लिए। टेक्निकली ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजनों से हिंदी के किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। फिर वर्णमाला में इनको अलग से काउंट किया जाता है। फिर है त वर्ग, ये आपने नोट कर लिया होगा। त वर्ग यस कंठ्य है, ये तालव्य है, ये मूर्धा है, और ये त वर्ग जो है वो प्राणवायु दांतों को टच करती है। ये क्या हो गए? दंती। और अंतिम स्पर्श व्यंजनों का या वर्गीय व्यंजनों का जो अंतिम वर्ग है प वर्ग, उसमें प्राणवायु कहाँ आकर छूती है? होठों को। होठ का इस्तेमाल किया जाता है प वर्ग को बोलने के लिए, इसलिए ये क्या है? ओष्ठ्य। अब एक टेक्निकली क्वेश्चन आया था जो कि कॉमन सेंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको मजबूर करता है। एक दो बार पूछा था, उसके बाद आरपीएससी ने उस क्वेश्चन को नहीं पूछा क्योंकि वो फिक्स सब लोगों के ध्यान में आ गया। नया क्वेश्चन था इसलिए बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी हुआ था। तो ये क्वेश्चन ये था कि अगर आपके होठ काट दिए जाएं तो आप वर्णमाला का कौन सा वर्ण उच्चारित नहीं कर पाएंगे? क्योंकि होठों का इस्तेमाल प वर्ग के व्यंजनों को बोलने के लिए किया जाता है। इस वजह से प वर्ग का कोई भी व्यंजन आप होठ कट जाने पर नहीं बोल पाएंगे ठीक ढंग से। या आप होठ पकड़ के जो है बोलने की कोशिश कीजिए, आप प वर्ग को नहीं बोल पाएंगे। नीचे का होठ, ठीक है, अगर ऊपर का होठ काट दिया जाए तब भी आप बोल लेंगे, नीचे वाला होठ काट दिया जाए तो आप प वर्ग को नहीं बोल पाएंगे। ये ध्यान रखना। सर वैसे तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे फिर। नहीं, सिर्फ होठ काट दिया जाए तो आप दूसरे जो है वर्ण बोल सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध किसी भी प्रकार से कोशिश करके बोल सकते हैं, लेकिन प वर्ग को आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसको बोलने के लिए आपको होठों की ही आवश्यकता होती है। प्राणवायु होठों को ही आकर के स्पर्श करेगी। हमारा जबड़ा जो है
जब हम मुंह खोलते बंद करते हैं तो कौन सा इस्तेमाल होता है? ऊपर वाला, नीचे वाला, या ऊपर नीचे का पूरा? सिर्फ नीचे वाले दांत जो है हमारे वही हिलते हैं, ऊपर वाले दांत स्थिर रहते हैं जब आप और खाना नीचे खाते हैं तो बोल काट हैं। दें, हाँ नीचे वाला होल काट दें तो हाँ ऊपर वाले होल और दांत की सहायता से हम बोल तो देंगे, लेकिन हमें अनुनासिक शब्द निकलेंगे। म की स्वर निकलेंगे। हाँ, प की जगह कुछ और बोलेंगे, प नहीं बोल पाएंगे, प वर्ग को नहीं बोल पाएंगे ठीक ढंग से। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था जो आरपीएससी ने एक दो बार पूछा था किसी। तो ये सब हो गया। अब कई बार कंफ्यूजन आता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं दांत और मूर्धा में। क्या याद रखना? ए टी एम ई ओ। केटी नाम की कोई लड़की है, केटी। एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कहाँ? ऑफिस में। केटी एमडीओ, केटी मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफिस में। अब मेरे हिसाब से कोई पंगा नहीं होने वाला। अगर आपने कोई और ट्रिक से याद किया तो इट्स ओके, अगर कंफ्यूजन होता है कई बार तो ऐसे याद कर लेना, के टी एम डी ओ ये सबसे सीक्वेंस बढ़िया बोल के देख ले, सबसे है। बढ़िया बोल के देख ले। ना बोल के भी हम कई बार एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अशुद्ध ही बोलते हैं ना, और अपने हिसाब से हम सेट कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। इसलिए ज्यादा ध्यान देना इस पे, टेक्निकली इस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हम बोलते वक्त एडजस्ट कर लेते हैं खुद को कि अच्छा ये ऐसे है, वैसे नहीं है, ऐसे। फिर आप बाहर आकर के कहते हैं मेरे हिसाब से तो ऐसा ही हुआ, जबकि आपका हिसाब वहां चलता नहीं है, इसलिए गलत कर देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, के टी एम डी ओ। के टी मैनेजिंग डायरेक्टर है कहाँ? ऑफिस में। कि आपको ये वर्ग याद रह जाएगा। अच्छा, एक और चीज, जब हम ऊष्म व्यंजनों को बोलते हैं, च, च और स को, उस स्थिति में भी कई बार पूछा जाता है कि ये श कौन सा है। अब आपको क्या करना है, और दिमाग नहीं लगाना है, यही लिखना है के टी एम डी ओ, और एक ऊपर से छोड़ देना, एक नीचे से छोड़, ए छोड़ देना, ओ छोड़ देना, बीच में तीनों जगह इस सीक्वेंस में रख देना। सड़क वाला स कौन सा है? दंत्य। ठीक है, षटकोण वाला स कौन सा है? मूर्धन्य। और शंकर वाला स कौन सा है? तालव्य, शंकर। अब वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। केवीएस के एग्जाम में पूछा था निम्न में से कौन सा वर्ण नहीं, पूछा था ये कौन सा है? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है, या फिर आपके दंत्य है? ये दंत्य सर है। इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर से के छोड़ देना, नीचे से ओ छोड़ देना, स्पर्शी व्यंजनों के वर्गों में, और बीच में तीनों को वही सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में हम वर्णमाला में लिखते हैं, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर लिख लेना। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, और कौन सा दंत्य है। फिर तो लिख देना, एक पेपर पे ये सब बना लेना, ताकि आपके दिमाग में कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे, क्योंकि समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन जो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं ना, उसी में हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट होता है, बीच में कोई लूप रह जाता है, और उस लूप की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है सारा। तो इसको एक पेपर पे लिखना, जो भी लिख, जो भी बता रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सेकंड टाइप के जो व्यंजन है वो है अंतस्थ। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, यानी ये आधे स्वर भी हैं, आधे व्यंजन भी, बीच का एक क्या कह सकते हैं, एक बीच के वर्ण है।
इनकी संख्या कितनी है? 4। कई लोग ये भी परिभाषा देते हैं इनकी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जो है मुंह में ही कहीं दब जाती है, बाहर नहीं आती। अंतस्थ मतलब अंतः में स्थित, भीतर स्थित, प्राणवायु भीतर ही कहीं ना कहीं दब जाती है, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। हकीकत में ये है कि ये स्वर और व्यंजनों के ठीक बीच के हैं, इसलिए अंतस्थ। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व। अगले प्रकार के व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं प्राणवायु को इस प्रकार से छोड़ते हैं कि वो हमारे मुंह में कोई एक विशेष स्थान को बहुत ज्यादा टकराकर ऊष्मा प्रदान करती है, गर्मी पैदा करती है। इसी वजह से ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 है संख्या में, श, त, स, ह। इनके अपने अलग अलग स्थान हैं। ह क्या है? कंठ है, ह कंठ से निकलता है। और श, स, स का अलग अलग स्थान आपको बता दिया है। ई, एम और डी, तालु, मूर्धा और दांत। क्या है? कंठे। अगला जो वर्गीकरण में स्थान है वो है संयुक्त व्यंजनों का। जब हम वर्णमाला लिखते हैं उस हिसाब से जब दो व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन का निर्माण किया जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन है। जैसे संयुक्त स्वर है, ठीक वैसे ही संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या भी क्या है? 4 है, च, त्र, ज्ञ, त्र। इंटरव्यू नहीं है, केवीएस, एनवीएस और जिन भी एग्जाम्स के, एईएस के इंटरव्यू जहां पर होते हैं फिक्स रहता है, व्याकरण वाला टीचर संयुक्त व्यंजन से एक क्वेश्चन करता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। या तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्ष को किन किन व्यंजनों की सहायता से बनाया जाता है। आप स तो लिख देंगे लेकिन स में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कौन सा है, तालव्य है, मूर्धा है या दंते है। क्या करना है? गांठ है इसमें, गांठ समझ लो क की है। और फिर बचा क्या? ये क्ष लिखा हमने, ये ऐसा है, मतलब षटकोण वाला। ये हिंट के लिए। त और र सिंपल है, ये थोड़ा सा आपके शब्दकोश में भी सहायता करेगा। ज, हम नॉर्मली हिंदी में क्या बोलते हैं? य। जैसे ये यज्ञ लिखा हुआ है, हम बोलते क्या है इसको? यज्ञ, ज्ञान। ज्ञान नहीं बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। जबकि संस्कृत में ये ज नहीं बोला जाता है, ज, यज्ञ, न कि यज्ञ। हिंदी में हम जनरली यज्ञ बोलते हैं। साउथ में देखा तो संस्कृत के लहजे के हिसाब से बोलते हैं। तो जब वो प्रतिज्ञा बोलते हैं तो प्रतिज्ञा नहीं बोलते बल्कि प्रतिज्ञा, क्योंकि वो ज नहीं बल्कि ज का उच्चारण करते हैं। और बेसिकली है भी ऐसा ही, एक ट्रेडिशन बन गया है। इस ज को हम ज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और बनता किससे? ज और य से बनता। जब डिक्शनरी में आप ज से रिलेटेड कोई भी वर्ड ढूंढेंगे तो वो ज के बाद मिलेगा, ज वाले व्यंजन शब्दों के साथ में मिलेगा, न कि सबसे लास्ट में। और श्र, चौथा है श्र, ये बनता है श और र से। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। यहां तक क्लियर? अब जो बात है वो आती है वापस जहां से हमने शुरू की थी, कि जब हम स्कूल जाते हैं, वर्णमाला सीखते हैं पहली दूसरी क्लास में, या कोई हमें घर में भी वर्णमाला सिखाता है तो औ के बाद में अंग अह सिखाता है। अंग अह क्या है? अयोग वाह ध्वनियां है। वर्णमाला में इनको स्थान दिया गया है लेकिन स्वरों में इनकी
काउंटिंग नहीं की गई। क्यों है ये अयोगवाह? अ के योग से जो अर्थ को ग्रहण करती है, अंग अह दोनों में अ आ रहा है, अ से ही ये उच्चारित की जाती है, इसलिए ये अयोगवाह है। अ के योग से जो उच्चारण को या अर्थ को वहन करती है वो अयोगवाह ध्वनियां हैं। अ के योग से, न कि अयोग से। अयोग मतलब योग नहीं है, अयोग नहीं है, बल्कि अ के योग से जो अपने अर्थ या उच्चारण को वहन करती है अयोगवाह कहलाती है। ऐसे तीन तरीके के जो है अयोगवाह इस्तेमाल किए जाते हैं, तीन तरीके के अयोगवाह ध्वनियां प्रयोग की जाती है। एक जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, एक जिसको हम हलंत बोलते हैं, ये अंग अह हो गए, और एक चंद्र बिंदु हो गया। फिर कई जगह पर चंद्र बिंदु के संदर्भ में हिंदी का व्याकरण जो है बड़ा फंसा हुआ है। जब मात्रा नहीं हो तब आप चंद्र बिंदु लगा दो, और जब मात्रा हो तो चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार लगा दो। तरीके की स्थिति जैसे अंगार में अ, जैसे प्रातः में ये जो हलंत लगा है ये भी अयोगवाह है, जैसे अंधेरा में ये लगा है ये भी क्या है, अयोगवाह। अनुस्वार, हलंत और चंद्र बिंदु ये अयोगवाह ध्वनियां हैं। ये तीन भेद है। अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक। जी क्लियर? जी सर बिल्कुल। अब आगे चलकर के हम इसमें अंतर भी पढ़ेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, क्या रीजन है कि इनको अलग अलग लिखा जाता है, अलग अलग बोला जाता है। तो ये अयोगवाह के तीन भेद हो गए। अनुस्वार जिसको हम जनरली बोलते समय कहते हैं ऊपर डॉट या ऊपर बिंदी लगा दो। पंचम वर्ण को अनुस्वार में बदला जाता है। अगर अनुस्वार की जगह पंचम वर्ण करना होता है तब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए शब्द हमें लिखना है चंचल, ये अनुस्वार में बदला हुआ रूप है। अब हम इसको पंचम वर्ण में बदला हुआ रूप बनाते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, च, च का पंचम वर्ण कौन सा है, य। तो य, फिर च और ये ल। फिर जैसे दिनांक लिखते हैं, अनुस्वार में बदला हुआ, अनुस्वार के बाद जो वर्ण इस्तेमाल करते हैं उसका पंचम वर्ण। दिनांक को पहले ऐसे लिखते थे पुराने लोग, आज भी दिनांक को ऐसे लिखते हैं। ये पंचम वर्ण में बदला हुआ रूप है और ये अनुस्वार में बदला हुआ रूप है। क्योंकि हिंदी कठिनता से सरलता की ओर बढ़ रही है, तो ये पंचम वर्ण को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह अनुस्वार का इस्तेमाल करने पर बल देती है। बात समझ में आ रही है आपको? शुद्ध अशुद्ध में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना अनुस्वार में जब हम उसको पंचम वर्ण में तब्दील करते हैं तो ध्यान रखना अनुस्वार के बाद में जो वर्ण है उसका पांचवा अक्षर आपको, उसका पांचवा वर्ण आपको इस्तेमाल करना है, ऐसे मन मुताबिक नहीं। अनुस्वार और अनुनासिक फिर बताइए। ये जो बिंदी है वो अनुस्वार और जो चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक। नासिक। और मात्रा और बिना मात्रा वाला और बताइए। ये कहा गया है कि जहां पर ऊपर की तरफ मात्रा नहीं है वहां आप चंद्र बिंदु इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मात्रा है तो आप अनुस्वार लगाएंगे, फिर चंद्र बिंदु कभी नहीं लगेगा, ये तय है। एक स्थिति में आप कर सकते हैं, एक स्थिति में आपको करना ही है। चंद्र बिंदु जैसे यहां मात्रा लग गई और अब आप चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, ठीक है? मात्रा लग गई तब आपको क्या करना है, अनुस्वार ही लगाना है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल बता। अयोगवाह के भेद। अनुस्वार जिसको हम बिंदु के रूप में लिखते हैं,
सचिन बिंदु होता है और ये इसके प्रयोग है, अंश, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इससे नाक से। विसर्ग जो कि आधे ह की ध्वनि है, ह जैसी ही ध्वनि, आधे ह की ध्वनि है, जिसका प्रयोग हम इन शब्दों में करते हैं और भी बहुत सारे शब्दों में करते हैं। प्रातः, नमः, अतः, आधा ह के समान इसका उच्चारण किया जाता है। अनुनासिक जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु जैसा है, तो चंद्र बिंदु बोलते भी हैं, टेक्निकली इसको अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदु इसकी आकृति के कारण हम ऐसा कहते हैं कि जिसमें बिंदु और चंद्रमा संयुक्त रूप से लगे हुए चंद्र बिंदु है। आंख, गांव, सांप, ऊपर की तरफ मात्रा नहीं है इसलिए हमने चंद्र बिंदु लगाए। जैसे मां, ऊपर की तरफ मात्रा नहीं है। शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा है और वहां चंद्र बिंदु आने की स्थिति है तो आपको चंद्र बिंदु नहीं लगाना है, उसकी बजाय अनुस्वार का इस्तेमाल करना है। क्या सर हंस में भी ये लगा सकते हैं अनुनासिक? हंस में भी अनुनासिक का प्रयोग कर सकते हैं, अंश में, कंस में। हाँ, अनुनासिक का प्रयोग कर सकते हैं। गलत नहीं ठहराया जाएगा? उच्चारण के समय सिर्फ नाक का ही इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, अनुनासिक और अनुस्वार में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अनुस्वार में बोलते समय नाक का ही प्रयोग किया जाएगा और अनुनासिक को बोलते समय नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ा टेक्निकली अंतर ये है। एक और जो विशेष मैं बार बार बता रहा हूं, जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी हुई हो, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई हो, नीचे में चलता है, ऊपर में मात्रा लगी हुई हो, तो वहां आपको चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु यानी कि अनुस्वार ही लगाना है। फिर ऊपर की तरफ, शिरोरेखा के ऊपर की तरफ मात्रा है तो आप चंद्र बिंदु कभी नहीं लगाएंगे। अगर लगाते हैं तो वो शब्द गलत होगा। ये मानकीकरण है। उसकी जगह आपको अनुस्वार का प्रयोग यानी कि बिंदु का प्रयोग ही करना है। सर अगर हंस में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या वो गलत हो जाएगा? उच्चारण आपको उसी प्रकार करना है कि आपने उसमें अनुस्वार लगाया है। लिखित वर्ण की पूछ रहे हैं सर। अगर लिखित शब्द लिख दिया, हमने कोई पद लिख दिया, तो क्या वो गलती के अंदर काउंट हो सकता है? हंस में हंस, अंश, कंस, मतलब ये तो बिना मात्रा के हैं। तो क्या प्रश्न बस इतना है कि बिंदी की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं क्या? विदाउट मात्रा। रीजन सबसे बड़ा क्या है? लैंग्वेज को थोड़ा सा साइंटिफिक बनाना है और ज्यादा, और थोड़ा सा इजी बनाना है। इसलिए धीरे धीरे करके चंद्र बिंदु को हटाया जा रहा है। चंद्र बिंदु की जगह ऐसे नियम लगाए जा रहे हैं कि चंद्र बिंदु का इस्तेमाल न करके आपको अनुस्वार का इस्तेमाल करना है। शुद्ध कौन सा होगा? जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है। अगर आप लगाते भी है चंद्र बिंदु तो उसका उच्चारण आपको ऐसे करना है कि अनुस्वार आपने इस्तेमाल किया है। पहले कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको हटाया जा रहा है, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु को, और अनुनासिक की जगह अनुस्वार के प्रयोग पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। एक और चीज, एनसीईआरटी जो किताबें बनाती हैं उसमें आपने देखा होगा वो अनुस्वार का प्रयोग कम करती है, उसकी जगह वो क्या करती है, पूरा लिखने की कोशिश करती है। जैसे वो संयुक्त चीजों को तोड़कर लिखती है। जैसे मान लीजिए वो विद्यालय जो है आपको एनसीईआरटी की किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, विद्यालय, और दूसरे बोर्ड की किताबों में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। रीजन क्या है? इजी बनाना है, आसान बनाना है। ये ज्यादा आसान है बजाय इसके, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई लोग विद्यालय में ऐसे लिखते हैं धा, ये विद्यालय नहीं हो गया बल्कि विद्यालय। इजी की तरफ बढ़ रही है, इस वजह से अनुनासिक के प्रयोग को कम से कम कर रहे हैं वो लोग।
शुद्ध कौन सा ज्यादा होगा? अनुस्वार वाला। उच्चारण करते समय आपको अनुस्वार की तरह उच्चारण करना है। लगा सकते हैं, और जहां ऊपर की तरफ मात्रा लग रही वहां आपको कहीं पर भी चंद्र बिंदु नहीं लगाना है। ये नियम तो पक्का याद रखना। बाकी सबसे बड़ा अंतर क्या बताया? अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जबकि अनुनासिक के साथ में नाक के साथ साथ मुंह का भी इस्तेमाल किया जाता है। अनुनासिक नाक के पीछे किया ध्वनि, जिसको हम मुंह के द्वारा प्राणवायु को बाहर निकाल के बोलते हैं। अनुनासिक मतलब मुंह के पीछे की ध्वनि। ये नाम भी आपने सुना होगा कई बार। एक दो एग्जाम में ये देखा था, पटवारी का एग्जाम था, उसमें पूछा था इनमें से किस में द्वित्व व्यंजन का इस्तेमाल हुआ है। द्वित्व व्यंजन क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक ही प्रकार के स्वर रहित हो या स्वर युक्त हो, जब एक ही प्रकार के व्यंजन एक साथ उच्चारित किए जाए, ऐसी स्थिति में पहला आधा दूसरा पूरा बोला जाता है, लिखा जाता है, उसे ही द्वित्व कहा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कुत्ता, त आधा फिर त पूरा, और इसको लिखते समय जब आप कंप्यूटर में भी टाइप करेंगे, मोबाइल में भी टाइप करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। यहां पर आपको त लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि द्वित्व लिखा हुआ मिलेगा। ये द्वित्व का चिन्ह है, का मतलब द्वित्व हो गया। कई बार लिखते भी हैं, जैसे लल्ला। अब यहां पर भी द्वित्व का इस्तेमाल किया गया, पहला आधा दूसरा पूरा, पहला स्वर रहित दूसरा स्वर सहित। एक ही प्रकार के व्यंजन होने चाहिए, ये द्वित्व है। जैसे यहां कोई और है और यहां कोई दूसरा व्यंजन है और ये पहला आधा है, तो ये द्वित्व नहीं होगा। जैसे मुल्ला, यहां पर ल द्वित्व है। जैसे कुल्ला, यहां पर ल द्वित्व है। लेकिन अलग अलग अगर हो गए ये व्यंजन या स्वर कुछ भी, तो वो द्वित्व नहीं कहलाएंगे। स्वर तो हो ही नहीं सकते, व्यंजन ही होंगे। अलग अलग व्यंजन हैं तो वो द्वित्व नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने आत्म, अब ये द्वित्व नहीं है। एक जैसे व्यंजन होने चाहिए जिसमें एक आधा एक पूरा हो, तो द्वित्व कहलाता है। उदाहरण देखिए, न गन्ना, पहला आधा दूसरा पूरा, सब में ऐसा ही होगा। त पत्ता, त का द्वित्व चिन्ह ये है, पत्ता पत्ता, गत्ता। बिल्ली का बच्चा, ये सब क्या है? द्वित्व के एग्जाम्पल है। वही व्यंजन आना चाहिए रिपीट मोड पे। अगर दूसरा आ गया, जैसे मैंने आत्म वाला बताया था, तो वहां द्वित्व की स्थिति नहीं बनेगी, सेम व्यंजन होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। निम्न में से द्वित्व का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। आप जल्दबाजी में होते हैं, पढ़ लेते हैं हुआ है, सबसे पहला जो शब्द लिखा वो ऐसा लिखा जो आपकी जुबान पर है। कुत्ता लिखा हुआ है तो आपने तुरंत उस पर टिक मार दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपने देखा होगा जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो र के अलग अलग प्रयोग करते हैं, कब कौन सा और क्यों करना है, ये ठीक ढंग से हमें पता नहीं होता है, और इस वजह से हम कई बार गलत शब्द निर्माण कर लेते हैं लेखन में। लिखते समय
बोलते सही है लेकिन गलत लिख देते हैं। कब कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना है वो ध्यान से देखना। जब स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। कैसे? स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो इसमें व में स्वर है ना, लिखा क्या है? र के बाद स्वर सहित व्यंजन होना चाहिए है। र में स्वर नहीं है, स्वर रहित र है, इसलिए ये वाला जो र है वो रेफ में लिखा जाएगा। रेफ मतलब इस तरीके से, हम जनरली क्या बोलते हैं? शर्मा वाला र, र म आ, स्वर है म के साथ में, र में स्वर नहीं है, इसलिए ये रेफ रूप में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण आपके सामने, पर्व, गर्व, तर्क, कर्म, धर्म। अच्छा, एक है ये तर्क, एक है तर्क। ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द है। तर्क का मतलब है छाछ, कई बिलों के जो छाछ बनाई जाती वो ये है। तो वाद विवाद में तर्क दिए जाते हैं, तो तर्क मतलब कोई बात। कर्म, कर्म को तोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कौन सा इस्तेमाल करना है। कर्म, माँ के साथ में स्वर है, यानी कि व्यंजन के साथ में स्वर है, र में स्वर नहीं है, इसलिए ये र कहाँ चला जाएगा? रेफ, रेफ बोलते हैं। दूसरा ये है र का रेफ का प्रयोग, कर्मा वाला जो प्रयोग है वो रेफ का प्रयोग है। दूसरा है पदेन रूप में प्रयोग। कैसे? स्वर सहित, ध्यान रखना इस बार स्वर है, स्वर सहित र का प्रयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन में होता है। र से पहले का जो व्यंजन है उसमें अगर स्वर नहीं है, ऐसी स्थिति में पदेन प्रयोग किया जाता है र का। बात समझ रहे हैं? जब स्वर रहित हो र तो वो रेफ में बदल जाता है, और जब स्वर सहित हो र और उससे पहले व्यंजन है वो अधूरा है, स्वर नहीं है उसमें, ऐसी स्थिति में र का पदेन प्रयोग होगा, फिर वो टांग में लगेगा। जैसे उदाहरण देखिए, ग्रह, इसमें ग आधा है, र पूरा है और ह, ये ग के नीचे रह गया, ये र का पदेन प्रयोग है। ध्यान रखना यहाँ पर र पूरा है, आधा नहीं है। आधा कौन है? र से पहले का व्यंजन, और शब्द क्या बन गया? ग्रह, ग्राम, ग्राम में भी ग आधा है। क्लियर? तो ध्यान ये रखना कि र का जो पदेन प्रयोग होता है वहां र पूरा होता है, और र का जो रेफ प्रयोग होता है वहां र आधा होता है, स्वर रहित होता है। ये बात क्लियर हुई कि कंफ्यूजन है अभी भी? आगे बढ़े। जी सर। स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ के बाद स्वर रहित, सॉरी, स्वर सहित र जब जुड़ता है तो र का प्रयोग पदेन रूप में ही होता है, लेकिन इस रूप में होता है, इसमें ट वर्ग के व्यंजनों के साथ में। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ के बाद में
अगर र जुड़ता है वो र पूरा होगा, आधा कौन होगा, ट ठ ड ढ आधे होंगे। लेकिन उसके साथ में जब र जुड़ेगा तो पदेन रूप में, लेकिन उसको इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा। ट ठ ड ढ में लिखने का तरीका अलग है, होगा तो वो भी पदेन, लेकिन उस पदेन र को इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे वकील की टाई होती है ना, वैसे लिखना। क्लियर? ये 3 र के रूप है जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक र का रेफ प्रयोग, रेफ प्रयोग में र क्या होता है, स्वर रहित होता है। अच्छे से दिमाग में बिठाना, कंफ्यूजन न हो इसलिए शर्मा को याद रखना। र आधा है इसलिए वो रेफ रूप में ऊपर चढ़ गया म के। पदेन रूप में र पूरा होगा, रेफ रूप में र अधूरा होगा। रेफ रूप में स्वर रहित र का प्रयोग होता है, पदेन रूप में स्वर सहित र का प्रयोग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? जी सर। अब वापस आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्शी व्यंजन क से लगा करके म तक किसी एक स्थान को जो है वो टच करते हैं, प्राणवायु, इस वजह से ये स्पर्शी व्यंजन है। अलग अलग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, हर एक के अपने अपने वर्ग है। एक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। संघर्षी व्यंजन, इनको बोलने के लिए एक नहीं बल्कि दो दो जगह का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि प्राणवायु दो दो जगह टकराती है, इसी वजह से ऊष्मा पैदा होती है। इस कारण संघर्षी व्यंजनों में ऊष्मी व्यंजन भी शामिल है। च, च, फ, फ, ज। ये सर ये व और ज है, ये तो आगत व्यंजन है ना? हो गए ना, ये जो है नुक्ता के प्रयोग वाले, ठीक है, आगत इसमें शामिल हो गए। नुक्ता के सिंपल याद रखना, नुक्ता के प्रयोग वाले। फ, ज, फ आगत है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ, ये स्पर्श भी है और संघर्ष भी। च, छ, ज, झ। पंचम वर्ण जितने भी है वो नासिक के व्यंजन है, क्योंकि नाक का इस्तेमाल करना पड़ता है। र पार्श्विक है, जब हम, और ये ल, ल क्या है, पार्श्विक है। क्यों? क्योंकि जब हम ल का उच्चारण करते हैं, ल, वो प्राणवायु जो है एक बार जीभ से पीछे की तरफ जाती है, इस वजह से वो क्या है, पार्श्विक है। र प्रकंपित है, जब हम र का उच्चारण करते हैं जीभ कांपती है, एक कंपन पैदा करती है, इसलिए ये प्रकंपित, या इसका एक दूसरा नाम भी है लुंठित, लुंठित व्यंजन। लुंठित। ल पार्श्विक, र प्रकंपित। र को ध्यान में रखना, र तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि जब हम र बोलते हैं तो जीभ कांपती है, और जीभ के कांपने का मतलब क्या है, प्राणवायु का कंपन होता है। ढ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है, ध्यान रखना, इनसे किसी भी प्रकार के शब्द की शुरुआत हिंदी में नहीं होती। ये शब्द के बीच में जरूर आ सकते हैं, जैसे सड़क बीच में आ सकते हैं, लेकिन शब्द की शुरुआत उत्क्षिप्त या ताड़न जात से कभी नहीं होगी। उत्क्षिप्त का मतलब फेंकना, ढ ढ उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हमने मुंह से बाहर फेंके हैं, लुढ़काए हैं। ताड़न जात इसलिए बोला जाता है, जैसे ताड़न का मतलब क्या होता है, धक्का देना, बाहर निकालना, अलग करना,
फेंकना, उसी प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है, जैसे हम इनको बाहर फेंक रहे हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत हिंदी में नहीं होती। अगर कोई शब्द ऐसा होता है तो वो अशुद्ध है। अर्ध स्वर में है य और व, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्न में से अर्ध स्वर व्यंजन है य और व। एक और चीज जो पहले आपको बताई थी, ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से? य र ल व है, य और व ऐसे हैं जो अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। र प्रकंपित है, जिसको लुंठित भी कहते हैं, ल पार्श्विक है। तो य र ल व वाली लाइन जो है उसको ध्यान से समझ लो। य और व अर्ध स्वर है। अब एक कॉन्सेप्ट चलता है प्राण वायु की मात्रा के आधार पे, यानी कि श्वास के आधार पे व्यंजनों के प्रकार। कितनी प्राण वायु का इस्तेमाल होगा? अल्प प्राण वायु या अधिक प्राण वायु? यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण इसी के भेद है। श्वास की मात्रा, प्राण वायु का कितना इस्तेमाल करते हैं, इस आधार पे वैसे लंबी चौड़ी रामायण है। आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन ध्यान रखें जिससे अल्प प्राण और महाप्राण आपके क्लियर हो जाएंगे, अघोष और सघोष व्यंजन आपके क्लियर हो जाएंगे। व्यंजन नहीं, स्वर व्यंजन दोनों, वर्ण। क्या लाइन है वो लाइन याद रखना, एक दो उष्म, क्या है? अघोष। दो चार और उष्म, क्या हो गए? हाँ, ये वाली पंक्ति आपको याद रखना है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इसमें कहीं नहीं फंसेंगे आप। ये एक पंक्ति याद रखना। एक दो का मतलब क्या हो गया? जो वर्गीय व्यंजन बताए थे ना आपको 25 स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, उसमें नंबर, एक नंबर वाला व्यंजन, दो नंबर वाला व्यंजन, यानी कि क, अ, क, क, ऐसे प तक के क्या होंगे? पहले दूसरे अघोष होंगे। यहां पर क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में? प्रत्येक वर्ग के, सॉरी ये अल्प प्राण महाप्राण है ना, तो अल्प प्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन हमेशा क्या होंगे? महाप्राण। यही लिखा है यहाँ पर, दो चार और ऊष्म, यहाँ पर ऊष्म आ गए। ये कौन कौन से होते हैं दूसरे और चौथे वर्गीय व्यंजन में? ये लिखे हुए हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? दो चार ऊष्म महाप्राण, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे अल्प प्राण। यानी कि स्वर क्या होंगे? स्वर किस में जाएंगे? अल्प प्राण की महाप्राण? अल्प प्राण में जाएंगे। स्वर अल्प प्राण में गए। और घोष अघोष में स्वर किस में चले गए? घोष अघोष में स्वर किस में चले गए? यहां पर लिखे हुए हैं स्वर, नहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब स्वर क्या होते हैं? घोष। पर घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो यहां से भी क्लियर हो रहा है और वैसे भी आप अलग से दिमाग में रख सकते हैं। वर्गीय व्यंजनों में कौन सा घोष अघोष होता है, कौन सा अल्प प्राण महाप्राण होता है? सिंपल, पहला दूसरा अघोष होते हैं, बाकी सघोष होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष। अल्प प्राण कौन से होंगे वर्गीय व्यंजनों में? दूसरे और चौथे को छोड़कर, यानी कि पहला तीसरा और पांचवा क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ये यहां से क्लियर हो रहा है। पहला तीसरा पांचवा है नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? अल्प प्राण है। ऊष्मी व्यंजन किस में जाएंगे? महाप्राण में जाएंगे। तो अंतस्थ किस में आ गए? अल्प प्राण में आ गए। ताड़न जात में ढ़
अल्प प्राण में, ठीक है। और ढ महाप्राण, ढ ढ ढ महाप्राण में और ढ अल्प प्राण में। क्लियर है ये? घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। सूत्र याद रखना, 1 2 उष्म अघोष, 2 4 उष्म महाप्राण। इसको 15-20 बार बोल लेना खाना खाने से पहले। आपको कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में अल्प प्राण महाप्राण में घोष अघोष में दिक्कत नहीं होगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, गारंटी। इस सूत्र से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान ये रखना है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो अघोष की कैटेगरी में, इसके अलावा सारे के सारे क्या है? घोष। तो यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है वो महाप्राण में, इसके अलावा सारे के सारे अल्प प्राण में। बात समझ में आई? सूत्र को रट लेना, खाना खाने से पहले इसको 15-20 बार बोल लेना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एक गीत की तरह। 1 2 उष्म अघोष, 2 4 उष्म महाप्राण। अब जो हमने संयुक्त रूप से पूरी की पूरी वर्णमाला पढ़ी है, उस वर्णमाला में ध्वनियां जो है कहाँ से बोली जाती है? स्थान जो है ना बोलने वाले, किसी में एक जगह का इस्तेमाल होता है बोलने में, किसी में एक से ज्यादा जगह का इस्तेमाल होता है, यानी कि प्राणवायु एक से ज्यादा जगह टकराती है। मोटा मोटी तौर पे इस वाले इंडेक्स में आपको ध्यान में आ जाएगा। कंठे में आपको बताया था कंठ का इस्तेमाल होता है, और कौन कौन से स्वर, कौन कौन से व्यंजन है? अ आ क ख ग घ ङ, यानी कि क वर्ग पूरा का पूरा। ह क्या है? कंठे है, मैंने आपको बताया था। और विसर्ग, क्योंकि विसर्ग आधा ह होता है, इसलिए ये भी कंठ का प्रयोग करता है। क्लियर? फिर है तालु। तालु में च वर्ग पूरा का पूरा है, च छ ज झ ञ। इसके अलावा तालु का प्रयोग एक जगह बताया था आपको, श, शंकर वाला स, और आधा य, और ई, छोटी ई, बड़ी ई, इनका प्रयोग भी तालु। अ आ कंठ में गए, ई तालु में गए, फिर ऊ आता है, जो आता है आपके होठ में, ऊ, होठ को गोल बना के बोला जाता है। मूर्धा, मूर्धा का प्रयोग करके जिनको बोला जाता है वो कहलाते हैं मूर्धन्य। क वर्ग पूरा का पूरा, इसके अतिरिक्त अर्री, र, श, षटकोण वाला, ढ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन, ये मूर्धा का प्रयोग करके बोले जाते हैं। देन दंत्य, दांतों का इस्तेमाल, यानी कि दांतों पर प्राणवायु टकराती है। स वर्ग पूरा का पूरा, फिर र, सॉरी ल, दांत, जीभ कहाँ टकरा रही? दांतों को टकरा रही। सड़क वाला स, जिसको दंत्य स बोलते हैं, और नुक्ता वाला ज, नीचे वाले दांतों को जीभ टकराती है, प्राणवायु भी दांतों को टकराएगी। फिर है ओष्ठ्य, होठों का प्रयोग करके जो बोले जाते हैं। प वर्ग पूरा का पूरा, और ऊ का इस्तेमाल भी हम होठों को प्रयोग करके करते हैं, इसलिए ओष्ठ्य है। नासिक्य, यानी कि नाक का प्रयोग करके हम पंचम अक्षरों को बोलते हैं। कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल करके हम संयुक्त व्यंजनों में, संयुक्त स्वरों में ए आई को बोलते हैं। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओठ का प्रयोग करते हुए ओ औ को बोला जाता है, ओ औ। होठों की आकृति बदलती है, कंठ का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के मूल में भी क्या है? ए आई ओ औ के मूल में भी अ आ आते हैं, और अ आ का स्थान है कंठ। इस वजह से इन दोनों में भी सिमिलरली कंठ का इस्तेमाल होता है। एक में तालु के साथ में कंठ, एक में होठ के साथ कंठ। ए आई में तालु का प्रयोग होता है कंठ के साथ में, ओ औ में कंठ के साथ में होठों का प्रयोग होता है। दांत और होठ दोनों जब प्रयोग में लाए जाते हैं
और फिर किसी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। एक तो है व और एक है प। दांत और होठ दोनों का इस्तेमाल व फ में होता है। व कौन सा? नुक्ते वाला। और वह कौन सा? य र ल व।